नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है खबर असरदार का। मैं हूं अपर्णा मौजम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में हैं। सीएम ने नगरीय प्रशासन विभाग को कई आदेश दिए। शिप्रा नदी के शुद्धिकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाने के साथ ही इंदौर की हुकुमचंद मिल को लेकर भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद से डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की और कई निर्देश भी दिए। मसलन सभी निकायों में मछली मटन की बिक्री के लिए मार्केट तैयार किए जाएं। मार्केट का निर्माण होने तक शेड की व्यवस्था की जाए। उज्जैन क्षिप्रा शुद्धिकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाया जाए। कान्ह नदी का गंदा पानी क्षिप्रा नदी में न मिले। पानी को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाया जाए। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को मिले बकाया। 464 करोड़ रुपए की राशि को दी गई मंजूरी। इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को सीएम ने बड़ी राहत दी है। इससे बड़ी आबादी को फायदा होने वाला है। इसके साथ ही मांस की बिक्री को लेकर सीएम के द्वारा दिए गए निर्देश से विक्रेताओं को बड़ी सुविधा होगी और साथ ही लोगों को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यादव ताबड़तोड़। इंडी गठबंधन की चौथी बैठक में उस नाम से पर्दा उठ गया जिसे पीएम मोदी के सामने रखा जाएगा, लेकिन अभी उस नाम पर फाइनल मोहर का इंतजार है। साथ ही सीट शेयरिंग से लेकर रैली को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है और इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। मोदी से मुकाबले के लिए 28 विपक्षी दल एक छत के नीचे आ गए। कई घंटों तक बैठक चली। सीट शेयरिंग से लेकर चुनावी रैली तक पर बात हुई और उस नाम का भी जिक्र हुआ जिसे नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। दावा किया जा रहा है कि विपक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे इनकार कर दिया। जो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहां पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। दावा था कि इस बार की बैठक में सीटों पर फंसे पेच को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन कई प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की पकड़ के सामने कांग्रेस की अकड़ ढीली पड़ने लगी और इस मीटिंग में भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर फाइनल फैसला नहीं आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा 65 सीट पर लड़ना चाहती है। बिहार में नीतीश कुमार नेतृत्व की कोशिश में है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस में तनातनी है और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में खींचतान जारी है। यानी चेहरे तो सामने आ गए, वो भी कांग्रेस से। तो क्या यूपी में अब समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ जाएगी? क्योंकि अखिलेश यादव मीटिंग के बाद भी पीडीए का नारा देते रहे और 80 सीटों पर जीत का दावा करते रहे। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। दरअसल अलग अलग चुनाव लड़ने का परिणाम इंडिया गठबंधन के सामने है। ऐसे में कोशिश अब सभी दलों को एकजुट करने की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं पार्टियों की सेकेंड लाइन अपने अपने नेताओं के लिए बैटिंग भी है। इंडिया गठबंधन माने भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों का ठगबंधन है। जिनके कुंडली में जेल योग लिखा है, अधिकतम जमानत पर हैं, वो राजयोग की तलाश में हैं। और मैं यह मानता हूं कि ये घमंडिया गठबंधन का न कोई वर्तमान है न कोई भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी
देश के वर्तमान भी हैं और देश के भविष्य भी हैं। गरीब के वर्तमान है, गरीब के भविष्य हैं। यानी इंडिया गठबंधन के पास वक्त कम है, चुनौती ज्यादा, और इसी चुनौती को कम करने के लिए अब साझा रैली करने का प्लान तैयार हुआ है और दावा किया जा रहा है कि हिंदी बेल्ट से लेकर दक्षिण तक सभी एक साथ रैली करेंगे और बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कर लेते हैं शिवराज सिंह चौहान की इस मुलाकात की जो उन्होंने की है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। क्या मायने हैं? इस मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी जो काम देगी वो करूंगा। ये भी कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर भी इस मुलाकात में चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश में नए सीएम बनने के बाद से एक तरफ मंत्रिमंडल पर सस्पेंस है तो दूसरी तरफ दिग्गजों की भूमिका को लेकर सवाल भी। और सबसे बड़ा सवाल शिवराज सिंह चौहान को लेकर बना हुआ है। जेपी नड्डा के बुलावे पर शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। शिवराज ने मुलाकात के बाद कहा कि बीजेपी का काम मेरे लिए मिशन है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज भेंट करने आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है, राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे में शिवराज को पार्टी चुनाव के मद्देनजर अहम जिम्मेदारी दे सकती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के गठन में उनकी भूमिका भी हो सकती है। हालांकि शिवराज ने इस ओर केवल इशारा भर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं अब बात करते हैं इस तस्वीर की जिसको लेकर तकरार है। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा के विशेष सत्र में पंडित नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर अपमान करने के आरोप लगाए तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर बापू और आंबेडकर को ना मानने के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के साथ ही विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को लेकर है। कहा जा रहा है कि विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की तस्वीर लगी थी। कांग्रेस का आरोप है कि नेहरू जी की तस्वीर को हटा दिया गया है और उसकी जगह डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की तस्वीर लगाई गई है। कांग्रेस नेता अब्बास हाफिज ने चेतावनी देते हुए कहा कि नेहरू जी का अपमान बीजेपी को भारी पड़ेगा। जहां नेहरू जी की तस्वीर लगी थी वहीं पर नेहरू जी की तस्वीर को दोबारा लगाया जाए। कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं तो वापस उस तस्वीर को उसी जगह पे लगाएंगे। ये निंदनीय है। इतिहास को मिटाने की बार बार जो कोशिश की जा रही है और देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान करना भाजपा को महंगा पड़ेगा। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि नेहरू जी की तस्वीर हटाना अफसोसजनक है। जिसने भी तस्वीर को हटाया है वो गलत है। इसको लेकर प्रोटेम स्पीकर से चर्चा की जाएगी। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं मानता हूँ चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित नेहरू जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर साहब हो, सबकी अहम भूमिका रही है हमारे देश के संविधान में और हमारे देश के लोकतंत्र में। और अगर उनमें से किसी का भी ऐसा अपमान किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को न बापू पर भरोसा है और न ही आंबेडकर पर। बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिमा हमने लगाई है और लगाते रहेंगे। कांग्रेस को ना तो बापू पर भरोसा है
ना अंबेडकर जी पर भरोसा है। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि पर तरस खाओ कांग्रेसियों, क्या बाबा साहब अंबेडकर की तुलना आप गोडसे से करोगे? धिक्कार है कांग्रेसियों को। हम आज डंके की चोट पर कहते हैं जिसने भारत का संविधान बनाया है उस संविधान निर्माता की चित्र हमारे दिलों में भी है, हमारे दिमाग में भी है और मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी है। फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार का दौर जारी है। दोनों ही तरफ से बयानबाजी की जा रही है। अब देखना होगा तस्वीर पर गहराता विवाद कहां तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवलिंग के शरण को लेकर जीएसआई टीम पहुंची। टीम ने भस्म, जल और भांग के सैंपल लिए। टीम भोपाल में जांच के बाद अधिकारियों को रिपोर्ट देगी और इस रिपोर्ट को कोर्ट में आगे सौंपा जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर में जांच कर रहे ये लोग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हैं। 7 सदस्यों की ये टीम भोपाल से उज्जैन पहुंची। टीम ने बाबा महाकाल को चढ़ने वाले भस्म, आरओ वाटर, भांग के अलावा श्रृंगार और पूजन के बाद निकलने वाले पानी के नमूने लिए हैं। टीम नमूनों की जांच करेगी ताकि पता चल सके कि इनसे शिवलिंग का क्षरण तो नहीं हो रहा। महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग क्षरण को लेकर समय समय पर पुरातत्व विभाग की और जीएसआई की टीम यहाँ पर आकर नमूने इकट्ठे करती है। आज भोपाल से जीएसआई की टीम उज्जैन पहुंची थी। यहाँ पर भगवान महाकाल को चढ़ने वाले जल के नमूने लिए हैं। इसी के साथ भगवान महाकाल को जो दूध, दही, घी, पंचामृत अभिषेक चढ़कर जो चेंबर में इकट्ठा होता है उसके सैंपल उन्होंने इकट्ठा किए हैं और इसकी जांच के बाद ही अब आगे की पता चल पाएगा कि आखिरकार जो शिवलिंग पर जो सामग्री चढ़ाई जा रही है उसकी गुणवत्ता कितनी है। मंदिर में शिवलिंग के क्षरण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने क्षरण रोकने के लिए आदेश पारित किए थे। इसके बाद से मंदिर में कोर्ट के सुझाए नियमों का पालन किया जा रहा है। मसलन जलाभिषेक हेतु आरओ जल, भस्म आरती के समय शिवलिंग को सूती कपड़े से ढका जाता है। शाम 5 बजे के बाद जलाभिषेक नहीं किया जाता। रात में शिवलिंग स्वच्छ और सूखा रखा जाता है। शक्कर पर पूरी तरह से पाबंदी। तापमान के नियंत्रण के लिए गर्भगृह में एसी। नए निर्माण पर लगी है पाबंदी। देखिए, जीएसआई की टीम रेगुलरली आती है, प्रतिवर्ष आती है और उनके कुछ सजेशन रहते हैं जिनके सजेशन इमीडिएटली पालन करते हैं। जो लास्ट ईयर की पालन प्रतिवेदन हमने दिया था या जो रिपोर्ट उसमें इसका उल्लेख किया गया है कि जो जीएसआई छोटे छोटे या करेक्शन का बोलती है उसका हम कंप्लायंस करते हैं। इस बार भी उनकी विजिट है और इस विजिट के दौरान भी कुछ सजेशन दिए जाते हैं जो शायद आजकल में देंगे और फिर एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है। उस रिपोर्ट भी हमको शेयर की जाती है जो उनकी सजेशन रहते हैं कि आपको और करना चाहिए, उसका पालन करते हैं। जीएसआई की टीम समय समय पर मंदिर की जांच करती है और जो भी जरूरी होता है वो कदम उठाने को लेकर कोर्ट को सुझाव देती है। महाकाल मंदिर आस्था का प्रतीक है। ऐसे में उसकी शुद्धता और मंदिर की प्राचीनता बनी रहे, इसके लिए सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। और अब बात कहां नियमों को ताक पर रखा गया और पिकनिक मनाई गई। जी हां, नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूर्व वन मंत्री विजय शाह के लिए नियम को ताक पर रख दिया गया। एक वीडियो सामने आया है और इसे लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट ने शिकायत भी की है। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पचमढ़ी के रोरी सिद्ध बाबा पहाड़ी का ये वीडियो है। आरोप है कि वीडियो में वन मंत्री की आवभगत के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया। फॉरेस्ट गार्ड कुर्सी लाते और टेबल सजाते दिख रहे हैं। इसके अलावा आरोप ये भी कि वनकर्मी खाने का भी इंतजाम कर रहे हैं। बहुत सुंदर पहाड़ी है। क्या बनाया भैया उसने? चिकन बनाया है। इसमें भरता बनाया है। बेहतरीन बेहतरीन। सही पिकनिक तो आज है। शानदार पिकनिक है आज। आरोप है कि वीडियो में आवाज भी पूर्व वन मंत्री विजय शाह की है। नियमों के मुताबिक कोर एरिया में निजी वाहन पर पाबंदी है, बावजूद इसके वाहन प्रवेश दिलाया गया।
इसके अलावा आग जलाकर चिकन भरता और बाटी बनाया गया। इसे लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को शिकायत की है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में प्रतिबंध के बावजूद पूर्व वन मंत्री विजय शाह और उनके कुछ निजी मित्र और निजी वाहन और सरकारी वाहनों में जो सफारी करने गए थे वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। जहां पर आप माचिस नहीं ले जा सकते, वहां पे उन्होंने चिकन मटन की पार्टी करी और दुर्भाग्य से वन अधिकारी जिनका काम है बाघों का और अन्य दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा करना, वो उनके लिए चिकन मटन चूल्हा जला के बना रहे थे। कहीं यदि कोई अग्नि से वहाँ पर लापरवाही से बड़ी दुर्घटना होती तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नुकसान होता और सारे नियम कानून तोड़ के फील्ड डायरेक्टर कृष्ण मूर्ति के द्वारा जो सुविधा उपलब्ध करा गई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने सरकार से मांग करी है कि सख्त कार्रवाई हो इस तरह के वीआईपी टूरिज्म पे, जिसका कि विरोध न केवल आम नागरिक करता बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी इस संस्कृति के खिलाफ है। पूरे मसले पर वन विभाग ने चुप्पी साध ली है। अगर शिकायतकर्ता की बात सही है तो आरोप गंभीर है। ऐसे में मामलों की जांच होनी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसा होगा। वहीं विधानसभा में नए विधायकों ने आज शपथ ले ली। दरअसल आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं कि आज सदन में क्या क्या हुआ। बधाई देता हूं नेता पर। विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ। नए विधायकों को शपथ दिलाई गई। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा समेत सभी 90 विधायकों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान अधिकतर विधायकों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने पद की शपथ ली। मैं विष्णुदेव साय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हों, ईश्वर के शपथ लेवत हों कि मैं विधि ले स्थापित भारत के संविधान में सही श्रद्धा और निष्ठा रखी हों। पूरी ईमानदारी और मेहनत से न केवल अपने लोरमी विधानसभा क्षेत्र की जनता का वरन पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करने का काम हम करेंगे। ये छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्ध बने, विकसित बने, इसके लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव सीएम विष्णुदेव साय ने पेश किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भूपेश बघेल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद चरणदास महंत रमन सिंह को आसंदी तक ले गए। निश्चित रूप से समय के अनुसार भूमिका बदलती है और आप जो उम्मीद मुझसे कर रहे हैं, 15 साल दल के नेता के रूप में मैंने अपनी जवाबदारी का निर्वहन किया, पर आज पूरे सदन ने एक नई जवाबदारी दी है, उसका 100% क्रियान्वयन मैं अध्यक्ष की हैसियत से करने का प्रयास करूंगा। ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। नए दायित्व के लिए सदन के नेता के नाते पूरे सदन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं विपक्ष को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी को, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी को, जिन्होंने परंपरा को कायम रखा। अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से हमने आपको चुना है। प्रतिपक्ष का समर्थन भी आपको साथ है। हमारा समर्थन देना हमारे संस्कार को प्रमाणित करता है। अब आपकी भूमिका वहाँ हो गई अध्यक्ष महोदय, तो भूमिकाएं बदलती रहती हैं। आपकी भी भूमिका बदल गई, मेरी भी भूमिका बदल गई, तो पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया। वहीं 20 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 21 दिसंबर को अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। इस दिन इस पर चर्चा होगी। 5000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट सरकार ला सकती है। वहीं संसद कांड के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 21वीं सदी में विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन हकीकत कुछ इस तस्वीर में देखिए।
इस रूप में सामने आती है। और जब हकीकत इस रूप में सामने आती है तो लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। विकास के मुद्दे और उसके दावों की सच्चाई एक बार फिर कुछ इस अंदाज में सामने आई। मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के गांव का है। क्या हुआ था, इस रिपोर्ट में देखिए। घाट पर विकास की हकीकत, आंखें खोल देंगी ये तस्वीरें। ये कहानी नहीं, हकीकत है। आज भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। विकास के दावे की सच्चाई। छत्तीसगढ़ को बने 23 साल हो गए। इस 23 साल में सरकारें आईं और गईं और विकास के बड़े बड़े दावे भी हुए, लेकिन दूर ग्रामीण इलाकों में आज भी आवागमन के लिए सड़कें तक नहीं बन पाई हैं, जिसका खामियाजा बेचारे गरीबों को भुगतना पड़ता है। ये तस्वीरें अंबिकापुर जिले के रनपुर कला गांव की हैं, जहां एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो डायल 112 को फोन कर बुलवाया गया, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के कारण डायल 112 को गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर रुकना पड़ा। फिर क्या किया जाए, ये बड़ा सवाल था। महिला के मजबूर परिजनों और ग्रामीणों ने 1.5 किलोमीटर तक खटिया पर गर्भवती महिला को ले जाकर डायल 112 एम्बुलेंस तक पहुंचाया। वैसे ये इकलौता मामला नहीं है, ऐसी तस्वीरें आए दिन टीवी पर नुमाया होती रही हैं। लेकिन तकलीफ की बात तो ये है कि लोगों की इस तकलीफ को समझने और उसे सुलझाने की कोई जहमत नहीं उठा रहा। नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत दुखद घटना है कि शहर से 5 किलोमीटर दूर जो रनपुर कला गांव है, जो लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में आता है, और आज़ादी के 76 साल बाद भी अगर प्रशासन यहाँ सड़क का निर्माण नहीं कर पाया है तो यह प्रशासन के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। देखिए, घटना तो दुखद है और ये घटना जो है ये किसी राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए, ये विकास का विषय बनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कह रहे हैं कि 76 वर्ष हो गए आज़ादी के नहीं हुआ, तो 76 वर्ष में तो छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। ये मामला सरगुजा संभाग का है, जहां से खुद मुख्यमंत्री साय ताल्लुक रखते हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के कड़े निर्देश दिए थे। लेकिन हकीकत यही है कि जिलों के दूर दराज ग्रामीण इलाकों में जब सड़कें ही नहीं हैं, तो उन जगहों पर एम्बुलेंस की सुविधा भला कैसे पहुंचे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अंबिकापुर से श्रवण महंत की रिपोर्ट। और रायपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक यहां खत्म हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जो अब खत्म हो चुकी है। विधानसभा सत्र को लेकर यहां रणनीति बनी है। क्या रणनीति बनी है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी अपडेट यह है कि बैठक अब खत्म हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी, आवास में ही हुई थी उनके, जहां पर सभी कांग्रेसी विधायक एकजुट हुए थे। और किस तरह से सदन के अंदर सरकार को घेरा जाएगा, किस तरह से मुद्दों को उठाया जाएगा, उसको लेकर रणनीति बनी है। जिसमें शुरू से ही तो बड़ी खबर, चरणदास महंत के आवास पर हुई ये बैठक खत्म हो चुकी है। कांग्रेस न्याय योजना की चौथी किस्त को लेकर भी किसानों का इंतजार और साथ ही साथ जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उसको लेकर भी इंतजार है, तो इसमें क्या करने जा रहे हैं? देखिए, कल ये बात आएगी कि राज्यपाल के अभिभाषण में कौन कौन से मुद्दे आ रहे हैं, क्योंकि वो आईना होता है सरकार का, उसमें सारी बातें आएगी। तो पहली बात तो आप और हम एक साथ देखेंगे, तो उसके बाद हमारी रणनीति क्या होगी। दूसरा, कल ही सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत होगा। उस बजट में क्या क्या रखा गया है, जो मोदी जी की गारंटी, उसमें कौन कौन से बिंदु को छू रही सरकार, उसको देखकर फिर कल शाम को फिर बैठ के वही रणनीति बनाएंगे। नक्सली घटना में इजाफा हो रहा है। नक्सली घटनाएं आपके शासनकाल में नक्सली घटना तकरीबन समाप्त होने की कगार पे आ गई। सरकार बदलते ही नक्सली घटना में भी इजाफा हुआ। वो सारे मुद्दे जो अभी जो सरकार बनने के बाद जो जो घटनाएं घटी है, जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, उन सबको, चाहे राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव हो गया,
उसमें रखेंगे, सप्लीमेंट्री बजट में भी उसको रखेंगे। लोकसभा में 92 सांसदों को निलंबित कर दिया, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? इसमें तो यही है कि लोकतंत्र की हत्या है। यदि सांसद चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, यदि अपनी बात नहीं रख पाते और उसको नहीं रखने दिया जाता, उसको निलंबित कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के समाप्ति की ओर एक कदम केंद्र सरकार उठा रही है। गठबंधन को लेकर तो भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। यहां पर अब बैठक खत्म हो चुकी है और यहां रुकने छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है।